राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चैनल से जुड़े सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर का अनुदान वरदान आपन बरसता रहे, मैं ईश्वर से हर समय यही प्रार्थना करती हूँ। बेटा, अब तक हमने एक मॉडल पेपर पढ़ा, आज हम दूसरा मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो निर्देश तो हमने आपको बता ही दिए थे कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट आप अपना पेपर पढ़ेंगे, आधा घंटे पहले आपको पहले दिन कॉपी दी जाएगी, आप कॉपी भरेंगे। आपका सेकेंड प्री बोर्ड आज से शुरू हो गया है यूपीएमएसपी के अनुसार, तो उसमें जैसे भी भरना है अनुक्रमांक इत्यादि आपको ओएमआर शीट पर और अपने कॉपी पर आपको सब एक बार हो गया था। अब इस बार सेकंड प्री बोर्ड है, आप जान ही गए होंगे। नहीं जाने हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि बोर्ड में आपको ये गलती नहीं करनी है। आपके पेपर में 2 खंड होंगे, आ और बा, और आपको सभी प्रश्न करना है। खंड आ के सभी उत्तर आपको गोला भर के ओएमआर शीट पर देना है। और आप गोला भरने के बाद ना तो आप काट सकते हैं, ना व्हाइटनर लगा सकते हैं, ना इरेज कर सकते हैं, क्योंकि कट पिट करेंगे तो फिर समस्या होगी, आपका नंबर भी कटेगा। इसलिए सोच समझकर आप उत्तर देंगे। और हाँ, परीक्षा में किसी से पूछने का प्रयास नहीं करेंगे, हो सकता है आपको गलत बता दे। चिट नहीं ले जाएंगे आप, कुछ बच्चे बदमाशी कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी कैमरे की नज़र में होगी और आप पर सीधे कंट्रोल रूम से आप पर नज़र रखी जाएगी। अगर आपकी क्लास में एक सुई भी गिरती है तो सीधे लखनऊ कंट्रोल रूम में दिखेगी, है ना। इसलिए बड़ी सावधानी से, सतर्कता के साथ, शुचिता के साथ आप पेपर देंगे और अपने आप को आंकेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं बेटा। पहला प्रश्न हमारा है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो मुंशी प्रेमचंद्र जी। इसके बाद राजेंद्र यादव इत्यादि कई लोग आए। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा जिनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव, जो इंटरव्यू विधा है, भेंट वार्ता। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और मात्र 3 कहानी इन्होंने लिखा है। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा और अमर हो गए। अच्छा, प्रेम सरोवर के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्र कवि हैं। और यही साकेत रचना लिखने के बाद इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा गया। और कहा किसने? गणपत चंद्र गुप्त जी ने। दीपशिखा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप 9th से ही पढ़ रहे हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये राष्ट्रवादी कवि भी हैं, प्रगतिवादी भी हैं। झरना के रचनाकार कौन है, तो झरना किसकी रचना है? जयशंकर जी की। ठीक, हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब हम 11वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है 11वां प्रश्न हमारा है, पढ़ते हैं हम। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसी शंभ मन अति सच उपाए। और यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परै बुद्धि भ्रम सानी। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा रस है? तो शांत, वीर, हास्य और करुण। तो इसमें हास्य रस है। विदग्ध हो के कण धूलि राशि का, तपे हुए लौह कणों समान था। तो समानता बता दी गई ना, तो सीधे सीधे उपमा अलंकार है। सासी से समसदि समान, जहाँ दिखे तहाँ उपमा जान। रहीमन हमें न सुहाए, अमी पियावत मानविन, जो विष देत पियाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। ये पहले चरण जिस छंद कौन सा है, इसमें सोरठा छंद है। इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? तो पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। मात्रा गिन लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। ठीक, उपदेश शब्द का उपसर्ग है, उपसर्ग है। ठीक, अन्न जल में समास है, द्वंद्व समास है, अन्न और जल। अश्व का पर्यायवाची है तुरंग, तुरंग घोड़ा है, बाज, है ना, ये सब इसका पर्यायवाची है। युष्मासु शब्द युष्मत शब्द की किस विभक्ति और वचन का है? तो युष्मासु है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। रामेशु, नरेशु, है ना। तो जो कलम तुम्हारे, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लें हम तब।
समझ में आएगा। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। तो जब दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित हो तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। जो कलम तुम्हारे पास है, अभी कुछ कहना और बाकी लग रहा है ना, तो वह मेरी है, तो मिश्रित वाक्य हो गया। कर्तृवाच्य में किस क्रिया का बोध होता है? तो दोनों, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का बोध होता है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, अब हम खंड ख के वर्णनात्मक प्रश्न पर चलेंगे। खंड ख हमारा वर्णनात्मक प्रश्न आ गया। गद्यांश है, इसमें से आपको प्रश्न करना, उत्तर देना है। गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ये भारतीय संस्कृत से है बेटा, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचित है, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने हमारे भारत में कैसे लोग हों उसकी कल्पना की है। हमारा सपनों का भारत, हमारा सुनहरा भारत कैसा हो ये उन्होंने बताया है, और कैसे अच्छा होगा ये भी उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या कहा? मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज और देश में उन अन्याय अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए जिनके द्वारा संघर्ष उत्पन्न होते। कहने का मतलब हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा समाज में अराजकता फैले, संघर्ष फैले। तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना और संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। कह रहे हैं जैसी हमारी ऐतिहासिक नैतिक चेतना संस्कृति है, हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था उसी आधार पर बनानी चाहिए। कहने का मतलब हमको अत्याचार अन्याय के द्वारा धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। किसी को हम मार काट के उसका धन हड़प के धनी बन जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रधान होनी चाहिए। कहने का मतलब ये तभी संभव है जब हम अपना व्यक्तिक लाभ छोड़ दें, अपने भोग की भावना छोड़ कर के सामाजिक लाभ की बात सोचें, सामाजिक कल्याण की बात सोचें, तभी हमारी भावना और हमारा सोच प्रबल हो सकता है। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और सत्वत्वों को न जोर देकर व्यक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए, और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। वही बात है कि हमारे प्रत्येक देशवासी सामाजिक कल्याण की, सामाजिक लाभ की बात सोचें, व्यक्तिक लाभ की बात ना सोचें, है ना। वो सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करें। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ में लिखिए प्रस्तुत देश प्रेम से युक्त यह रचना या गद्यांश हमारी नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता देश के प्रथम राष्ट्रपति या देश रत्न की उपमा से उपमित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बता दिया पहले ही सारा अर्थ, कि यदि हम अपने देश और समाज का कल्याण चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो हमको अपना वैयक्तिक लाभ और कल्याण छोड़कर सामाजिक लाभ और सामाजिक कल्याण की बात करनी चाहिए। हमें ऐसे किसी कार्य को नहीं करना जिसके द्वारा समाज में अराजकता फैले, अत्याचार फैले, संघर्ष फैले, है ना। वही चीज़ है। अन्याय एवं अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है? तो यही है कि व्यक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना के द्वारा ही अन्याय और अत्याचारों को रोका जा सकता है। ठीक। जब एक अचमखा वाला आप देखेंगे, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर भी यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों का अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ भी मालूम न होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है बुरी संगत को की छूत से बचें। ये पहला पाठ मित्रता से है बेटा। इतना इम्पॉर्टेंट और इतना बढ़िया पाठ है, क्योंकि आप किशोरावस्था में उस दहलीज पर खड़े हो जीवन के, जहाँ से आपके जीवन में दो रास्ते शुरू होते हैं। एक मित्र गरीब है लेकिन पढ़ने में अच्छा है, आपको हर गलती पर टोक रहा है। और एक मित्र बहुत अमीर है, आपको खूब पैसे दे रहा है, आपको रोज पार्टी घुमा रहा है, रोज आपको अपने 4 व्हीलर में जाके घुमा रहा है, आपको खिला पिला रहा है। तो आप किसका चुनाव करेंगे? भले ही गरीब है, बुद्धिमान तो है, आपका अच्छा मार्गदर्शक तो है, आप उसको चुनिए। अमीर वाला ले जाके आपको कहाँ छोड़ देगा आप समझ नहीं पाएंगे, आपको बुरी बातों फंसा देगा। तो वही कह रहे हैं शुक्ल जी कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता था, जब वो बुराइयों में एक बार फंस जाता है ना, तो फिर धीरे धीरे उसी का वो
जो है अभ्यस्त हो जाता है, उसको उसे अच्छी लगने लगती है। जैसे अभी हम कहेंगे ना, शराब अच्छी चीज़ नहीं है ना, जुआ खेलना अच्छी चीज़ नहीं है, शराब गुटखा सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन जब वो बच्चा संगत में पढ़कर उसको करने लगता है तो फिर धीरे धीरे उसको वही अच्छा लगने लगता है, उसका वो आदी हो जाता है। और उसके फिर उससे चिढ़ भी नहीं होती है, उसको ये नहीं लगता है कि शराब की बदबू छीने लगे, सिगरेट की बदबू छीने, फिर उसको सब अच्छा लगने लगेगा बेटा, और धीरे धीरे उसका वो आदी बन जाएगा। और जहाँ ही आपकी बुद्धि इन गंदी बातों में लगी, वहाँ आपका विनाश निश्चित है। फिर आप धीरे धीरे उस ऐसे गर्त में जाना शुरू कर देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप इस बुराई के ही भक्त बन जाएंगे। इसलिए अपने हृदय को, अपने मन को एकदम स्वच्छ रखिए, गंदी जगह जाने से बचिए बेटा, गंदे लोगों का संग, क्योंकि संगत का बड़ा असर होता है। संस्कार थोड़ा सा पीछे हो जाता है, संगत आगे हो जाता है। वहाँ अच्छे अच्छे घर की लड़कियां गलती कर दे, अच्छे अच्छे घर के बच्चे गलती कर दे रहे हैं, ये क्या है? ये संगत का ही असर है बेटा, संस्कार नहीं है। ठीक है, तो संगत अपने जीवन में सोच समझ कर करिए, वो इसमें बताया गया है। अब हम इसको जो है अगला इसका देखते हैं, इसका प्रश्न उत्तर क्या है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम जान ही रहे हैं कि प्रस्तुत प्रेरणास्पद पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता आलोचना जगत के सम्राट कहे जाने वाले मूर्धन्य निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित तो वही था एक पंक्ति, कि अगर हम गलत रास्ते पर चल दिए तो फिर धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं, फिर हमको बुराई भी अच्छा ही लगने लगती है, हमको उससे कोई समस्या नहीं होती। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने आप को कुसंगत से बचाना चाहिए। तो मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है? जब उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, जब उसका विवेक जागृत होता है, तब उसमें भले बुरे को पहचानने की शक्ति आती है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊधव मन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संको और राधे ईश, इंद्र शिथिल भई केशो बिंजो देहि बिनशीश, आशा लगी रह तन श्वासा जीव ही कोटि वरिश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। बड़ी अच्छी रचना है सूरदास जी की। सूर हमारे नंद नंदन गुण और नहीं जगदीश, एक लाइन छूट गई थी। तो इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं? गोपियां उद्धव जी से खींच गई हैं, एकदम परेशान हो गई हैं। तब वो कह रही हैं कि उद्धव उद्धव बार बार कह रहे हैं ना, जो तुम रो रही हो ना उनके सगड़ों रोग के लिए, तुम अपने योग शास्त्र के द्वारा अपने इंद्रियों को जागृत करो और अपने मन में ही कृष्ण को प्राप्त कर लो, क्योंकि वो तो निराकार हैं, निर्गुण हैं, हर जगह व्याप्त हैं, तो उनको ऐसे प्राप्त करो। तो उसी पर क्रोध में आकर क्या कह रही हैं गोपियाँ कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं, एक ही मन है जो कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से आपके इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? हम इस संसार में सिर्फ कृष्ण को ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते, इसलिए आप कृपा करके यहाँ चले जाइए, उनको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के हे उद्धव जी, आप तो हमारे श्याम सुंदर के परम मित्र हैं, और जो श्याम सुंदर इस संसार में संपूर्ण योग शास्त्र के ईश माने भगवान हैं, और वही हमारे भी भगवान है। तुमको योगा करने की आवश्यकता है, वो हमको ऐसे ही मिल जाएंगे, आप जाइए। इन पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज भाषा। भक्ति काल में ब्रज भाषा अवधि भाषा चलती थी, तो सूरदास जी तो कान्हा जी तो उधर के थे, मथुरा के, वृंदावन के, तो वहाँ सीधे सीधे ब्रज भाषा आज भी बोली जाती है। हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी कितनी बढ़िया ब्रज भाषा बोलते हैं, उनकी कथा सुनिए, इतना आनंद आता है, इतना बढ़िया शुद्ध ब्रज भाषा वो बोलते हैं। अच्छा, अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारा। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता छोले मन ले करुणा की था ना, उर्मे पावस दृग में विहान। इसमें ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, हिमालय से इसका शीर्षक है। उपर्युक्त पद्यांश में कवित्री क्या चाहती हैं? उपर्युक्त पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा जी अपने आप को हिमालय की तरह महान और अपने मन को शांत बनाना चाहती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तन तेरी साधकता छोले, मेरा यह जो शरीर है वो आपकी तरह एक साधक बन जाए, तपस्वी बन जाए, और मेरा मन आपकी तरह करुणावान हो जाए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा और बढ़ाएं तो हम अगला देखें।
प्रश्न नंबर 23 है हमारा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। किसी एक का ही करना है, दोनों का नहीं करना। मैं दोनों इसलिए पढ़ा दे रही हूँ कि मान लो परीक्षा में जो भी आएगा, जो आपको आता रहेगा आप कर लेंगे। 5 नंबर का है, बच्चा देख लीजिए। संदर्भ का 2 नंबर और 3 नंबर उसके अर्थ का। तो प्रस्तुत प्रेरणास्पद पंक्तियां हमारी नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से अनुश्रुत है। इसका भावार्थ देख लीजिए। अर्थ इसका जो है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। तो हमारी संस्कृति सदैव से ही गतिशील रही है। मानव जीवन संस्कर्तुम, मानव जीवन के संस्कार के लिए, संस्कार धन तुमुन संस्कर्तुम, तुम प्रत्यय लगाए तो तुम प्रत्यय में के लिए का बोध होता है। तो जीवन के संस्कार के लिए यह यथासंभव समय समय पर इसमें नए नए विचारधाराओं को स्वीकार किया गया। नवाम नवाम शक्तिम प्राप्त, जिससे नई नई शक्तियों को उन्होंने प्राप्त किया। तो अत्र दुराग्रह नास्त, यहाँ पर हठधर्मिता नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी, जो हमारे लिए उचित है, कल्याणकारी है। तदत्रम सहर्षम गृहीतम भवति, उसको यहाँ पर बड़े ही हर्ष के साथ ग्रहण कर लिया जाता है। एतास्या गतिशीलाया रहस्यम मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम, इसकी गतिशीलता में ही मानव जीवन का शाश्वत मूल्य, उसकी एक शाश्वत पहचान समाहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठां सर्वभूतेषु समभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता च इति। उसी के द्वारा हमारे अंदर सत्य की स्थापना, सभी लोगों में समानता की भावना, सभी के विचारों में उदारता और उनके आचार माने व्यवहार में दृढ़ता, ऐसी हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगला है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रम स्थलीय। पहला ही पाठ वाराणसी से है। तो प्रस्तुत भावपूर्ण पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। एत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र, यहीं से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का, हमारी कल्चर का प्रकाश चारों तरफ फैला। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको यहीं आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किए। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह इसके ज्ञान के द्वारा ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कर दिया, है ना। किसके उपनिषदों का? हमारे भारतीय उपनिषदों का। तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी एक गद्यांश था ना, अभी श्लोक आया है। सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। कह रहे हैं कि प्रवास माने परदेश में जाने वाले का मित्र कौन होता है? धन होता है। परदेश में मित्र धन है। भार्या मित्र गृह सतः, घर में कौन मित्र है? पत्नी है। भिषक, आतुर से भिषक माने औषधि, आतुर माने बीमार। तो मरीज का यानी बीमार का मित्र औषधि है और दानम मित्र मरिष्यत है, मरने वाले का मित्र दान है। तो परदेश जाने वाले का मित्र धन है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार का की औषधि मित्र है और मरने वाले का दान मित्र है। उत्तर मित्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय संतति। ये बीरह बीरण पूज्यते से श्लोक है, पूर्वराज ने कहा था अलछिंद्र से। तो क्या कह रहे हैं? और ये जो है जीवन सूत्रांश से लिया गया है। तो प्रस्तुत साहित्यिक पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पूरित पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्रांश नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। ये पहले का हो गया। और ये दूसरे का है, प्रस्तुत वीर रसोत्प्रोत या प्रस्तुत ओजपूर्ण पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के बीरह बीरण पूजित नामक शीर्षक से अवतरित है। जिसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है और दक्षिण में समुद्र है। वहां तक फैली हुई पृथ्वी का नाम भारतवर्ष है और हम भारतीय उसकी संतान है। ठीक है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो हम पहले भी बता दिए बेटा, हम अम्बेडकर नगर से हैं। तो हमारे अम्बेडकर नगर में जय सुभाष खंड काव्य है और इसमें आपको दोनों प्रश्न करना है। ये मत सोचिए किसी एक का, मतलब बस एक का करना है। जो ए और बी दोनों है, रोमन अंक में जो एक फर्स्ट और सेकंड दोनों का करना है। तो पहले में प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषता, अर्थात प्रमुख पात्र इसमें सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनका चरित्र चित्रण करना है।
और सप्तम सर्ग की कथा आपको लिखनी है, ठीक, जो आपके चैनल पर भेज दी गई है। इसमें आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, वही है तुमुल इत्यादि जो भी और अन्य जिलों के लिए वो अपना करेंगे बेटा। फिर हमारा 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। भगवत शरण उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। जिसको आपको याद हो अच्छे से उसका आप कर देंगे। और निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, कवियों में तुलसीदास जी हैं, बिहारी लाल हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, इन तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तभी हमने आपको 3 श्लोक याद करवाया था कि 2 श्लोक तो परीक्षा में आता है। हो सकता है इत्तेफाक से आपने जो याद किया वो दोनों ही श्लोक आपके परीक्षा में आ जाए, तो आप जब 3 याद किए रहेंगे तो तीसरा नहीं आएगा, बस 2 ही आएगा, ठीक है। एक श्लोक आप लिख देंगे संस्कृत परिचायिका से। अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए जो शुल्क मुक्ति की प्रार्थना के लिए की, यानी फीस माफी के लिए आपके प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। अथवा नगर में घनघोर वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की समस्या के संदर्भ में दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिखना है। अर्थात आपके गांव में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बारिश बढ़िया हुई, तेज हुई और आपके घर के सामने पानी भर गया, तो उसकी समस्या को हटाने के लिए, उसके निदान के लिए आपको दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिखना। आप कैसे लिखेंगे आपके बुक में सब दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। पूर्व राजा का है आश्रित, पूर्व राजा एक भारती वीर राजा आश्रित। पदेन बिना किम दूरम याति, पत्रम, पदेन बिना पत्रम दूरम याति। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगलम भवति। प्रतिकषाघात पश्चात चंद्रशेखर किम कथयत, प्रतिकषाघात पश्चात चंद्रशेखर भारत माता जयतु कथयत। यानी प्रत्येक कोड़ा मार खाने के बाद चंद्रशेखर आजाद क्या कहते थे, भारत माता की जय हो। हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न है। 30वें में आपको निबंध लिखना है, ठीक। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या, यानी समाज में जो भ्रष्टाचार है, जो जातिवाद, संप्रदायवाद है ना, धर्मवाद, जो ऊंच नीच, अस्पृश्यता, छुआछूत, जो भी है समाज में, ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। हम आपस में अगर नहीं जुड़े बेटा तो हमारी स्थिति वही होगी कुछ दिनों के बाद जो आज बांग्लादेश की है। हम हिंदुओं की वही स्थिति होगी जो बांग्लादेश में हिंदुओं की जा रही है। इसलिए जातिवाद में, संप्रदायवाद में मत बटिए, राजनीति में मत जाइए, देश हित में कार्य करिए, बस मैं आपको यही कहूँगी। देश प्रेम वही चीज़ है। आप देश प्रेम पर क्या कर सकते हैं, देश प्रेमी कैसा होना चाहिए, देश प्रेम कैसे किया जाता है, ये आपको लिखना है। मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, आप रामचरितमानस के बारे में लिखेंगे कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इसमें कितने कांड हैं, किसका किसका वर्णन है, इसका मुख्य रस क्या है, इसका मुख्य नायक कौन है, इसकी मुख्य नायिका कौन है, ये भाषा क्या है, किसका उपजीव्य ग्रंथ है ये। और हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, यानी भारतीय शिक्षा जो नीति है 2020 वाली, उसके बारे में कि इसमें क्या गुण है, क्या दोष हैं। सत्संगति, यानी सत्संगति क्या है, संगत का क्या असर होता है, सच्चे लोग की संगति से हमको क्या क्या लाभ है, क्या मिलता है, हमारे जीवन में क्या उत्थान पतन होता है संगत के द्वारा, संगत कुसंगत से, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो ठीक है बेटा, हमको लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, आप पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे, लेकिन बेटा मॉडल पेपर है, आपको अच्छे से समझाना है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा एकदम सिर पे है। पहला पेपर हिंदी होता भी है बाबू, और उम्मीद करूंगी कि आप सब समझ गए होंगे। और अगर इन तीनों मॉडल पेपर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं दावे से कहती हूँ कि आपका लगभग, यानी दोनों खंड मिला के लगभग प्रश्न आपके मिलने हैं। अगर 30 प्रश्न है ना, सेकंड में 30 और फर्स्ट में 20, तो मान के चलिए अगर आपके 50-60 प्रश्न तो सॉल्व ही हो जाएंगे आराम से, यानी 40-40 प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके। 20 अगर वो है साहित्य के इतिहास, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपका उसमें से सब सही हो जाएगा। ग्रामर उमर, आप कहने का मतलब अपना 10 ईयर आप अच्छे से पढ़ डालिए, एकदम रट डालिए, चाट डालिए उसको। इससे बाहर कुछ नहीं पूछना है। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं कि वो एकदम पूरा बहुत ज़्यादा बृहद लेवल पूछेगा, चाहे जहाँ से उठा के प्रश्न पूछ लेगा, नहीं। आपकी किताब से ही पूछेगा, एक सीमित किताब, बस एक किताब से, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आप उसको कई बार पढ़ लीजिए, मोबाइल रख दीजिए, इस समय 1 आध महीना पढ़ लीजिए,
आपके जीवन का सुनहरा मौका है। 4-5 साल अपने आप को एकदम तपा दीजिए, सोना कुंदन होता तप कर आग में। अपने आप को सोना से कुंदन बना लीजिए बेटा, ठीक है? आपको मेहनत करनी है, चाहे अब करिए, बाद में मज़ा करिए, चाहे अब मज़ा करके बाद में मेहनत करिए। तो ठीक है, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।